बिल्कुल। नीरू जी आपके पास आता हूँ। दर्शक मित्रों, कल दोपहर को हमने एक बहुत अनूठी डिबेट की है, उसको जरूर देखिएगा। 12:30 बजे डिबेट थी, संडे स्पेशल। वो कनाडा के ऊपर ही थी कि कैसे विदेश नीति के अंदर हमने एक और ब्लंडर किया है, कूटनीतिक ब्लंडर किया है, और कैसे हमने एक ऐसे देश को जो हमारी सीमाओं से नहीं लगता था उसको अपना दुश्मन बना लिया, जिसका नाम कनाडा है, जो हमारा परम मित्र था, जहां पे हिंदुस्तानी जाके बसते हैं, नौकरी ढूंढते हैं, पढ़ने जाते हैं, और कैसे हमने उसको दुश्मन बनाया। विदेश नीति में इतना बड़ा प्रोग्राम, करीब करीब 1 घंटा 10 मिनट का प्रोग्राम, जरूर देखिए। कल की बहस में आपको बहुत सारे नए बिंदु आपको जानने को मिलेंगे। G20 की बहुत चर्चा की ओम बिरला साहब ने भी अपने एड्रेस के अंदर, कि जैसे भारत का मान सम्मान बड़ा, ग्लोबल साउथ के लीडर बन गए मोदी जी, उनके लिए क्या कहते हैं ना, कि टॉर्च और रोल मॉडल बने। लेकिन कभी कभी इतना बड़ा धोखा होता है मीनू जी, मैं बता नहीं सकता। हमारे दर्शकों को कल उसके ऊपर एक विस्तार से एक बड़ा एपिसोड मिलेगा। लोगों को पता नहीं होगा कि G20 खत्म हुआ और चाइना के जिनपिंग साहब नहीं आए थे, पुतिन भी नहीं आए थे। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। डिरेल करना था और कर दिया। मैं आपको बताऊं, G20 को अच्छा खासा डिरेल किया। और उसके अगले हफ्ते ही क्यूबा के अंदर इस समय G77 चल रहा है, विकासशील देशों का ग्रुप, जिसका पहला मुखिया इंडिया था। मैं आपको बताऊं, आज बताओ, G77 का ग्रुप आया था, उसका पहला मुखिया इंडिया था, और क्यूबा में वो चल रहा है। और वहां पे सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाता है। प्रस्ताव कौन प्रपोज करता है? लूला डिसिल्वा, जिसके पास G20 की प्रेसिडेंटशिप गई है मोदी जी से और बाकी देशों के द्वारा। द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ G77, नाम G77 है लेकिन देश 100 से ज्यादा है उसमें, विकासशील। Who has been named as a undisputed leader? China. Who attended that one? Jinping. Jinping is in Cuba right now. वहां पे उनका एड्रेस होता है, लूला डिसिल्वा बोलते हैं और बाकी लोग बोलते हैं। और वहां पे जो बात निकल के आती है वो ये कहते हैं कि बिना चाइना के तो कोई G77 हो नहीं सकता। और भारत जो कि पहला मुखिया था, आपको दर्शक मित्रों शॉक लगेगा कि भारत का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं G77 में। प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, वो नहीं गए। विदेश मंत्री जयशंकर भी नहीं गए वहां पर। शायद वहां पे जो हमारे सो कॉल्ड एक एम्बेसडर हैं क्यूबा के अंदर, वो शायद इंडिया को वहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि भारत नहीं चाहता है कि विकासशील देशों की जो बागडोर है वो चाइना अपने हाथ में ले ले। लेकिन वो तो चली गई, वहां से तो प्रपोजल भी निकल के आ गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया। दिस इज हाउ इंडिया हैज बीन रीबफ्ड बाय द जिनपिंग ऑफ चाइना। और कैसे एक हफ्ते के अंदर अंदर वहां पे एक मेगा समिट करवा दिया और वहां पे उसको कामयाब भी बना दिया। हमारे पास कहने को शब्द नहीं है, हम इतनी हिम्मत नहीं कि अपना रिप्रेजेंटेटिव वहां भेज सके अपनी। मीनू जैन जी, ये भी आज की कहानी है आपके सामने। जी जी जी, देखिए जो आपने बताया, अभी जानकारी दी, एक बहुत बड़ा मौका इस देश ने गंवा दिया। जिस नॉन अलाइंड मूवमेंट का फाउंडर नेहरू थे, नेहरू, मार्शल टीटो एंड अनवर सादात, नेहरू की अगुवाई में वो चला। उस लेगेसी को आपको आगे ले जाना था, आप बनते वहां लीडर, और आप वहां मौजूद नहीं है। फेल्योर है आपका G20 विदेश नीति के स्तर पर। और जो कनाडा के प्रधानमंत्री के इन्होंने साथ किया, वो तो सबसे ही बड़ा फेल्योर है। देखिए, इस तरह की आपकी दुश्मनी होगी कुछ भी कनाडा से, किसी भी विषय को लेके हो सकता है आपका विषय वाजिब हो, जो आपकी शिकायत हो वो वाजिब हो, लेकिन जो कर्टसीज होती हैं वो हर हाल में एक्सटेंड की जाती है हेड ऑफ स्टेट को, चाहे वो दुश्मन देश का हेड ऑफ स्टेट क्यों ना हो। आपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तो यहाँ बुलाया था, जिससे कि आपकी 24 घंटे तलवारें खींची रहती हैं आपके शपथ ग्रहण समारोह में, और जिसका जहां की पाकिस्तान से आपको कोई फायदा नहीं मिलता है, उल्टे आपका खर्चा रहता है उसकी वजह से फौज के ऊपर। हमारा खर्चा बढ़ा हुआ है। आप कनाडा में भारत की इतनी बड़ी आईटी की फौज है वहां पे, जो इंडियंस की, वहां पे बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस है। और आप जानते ही हैं, पंजाब से तो पूरा एक मिनी पंजाब बसा हुआ है वहां। आपका देश का बहुत बड़ा हिस्सा वहां की रेमिटेंस से प्रॉस्पर हो रखा है, लेकिन इनको वो शायद नहीं समझ में आता। और ये इनके जो स्वागत का तरीका था, जो ट्रूडो का, जस्टिन ट्रूडो का, वो भी बड़ा ठंडा था, अगर आपने देखा हो जब ये रिसीव कर रहे थे।
तो टोन वहां से सेट हो चुका था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप वो 2 दिन से टिके हुए हैं आपके शहर के अंदर कारणवश कि उनका प्लेन खराब हो गया, दूसरा प्लेन आया वो भी खराब, उसमें भी खराबी आ गई, तो आपकी जिम्मेदारी थी 2 बार पूछने के लिए। प्रोटोकॉल ऑफिसर्स थे और कोई नहीं था। तो और जिस तरीके से अगर ये कहे कि बिल्कुल ही बगैर किसी विदाई के उनको खुद ही वो चले गए, तो क्या मैसेज लेके गए होंगे, ये सामने आएंगी अपने ये चीजें। कमरे से बाहर नहीं निकले, वो अपने रूम से बाहर नहीं निकले, देखिए। निकलने और लायक दूसरी मतलब आपने बात, कहाँ छोड़ा, आपने छोड़ा कहाँ निकलने लायक उनको। तो वो निकल के और अपनी बेइज्जती और करवाते हैं क्या। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री जी का उसमें व्यक्तित्व भी उजागर होता है, पता चलता है कि कितने चिचले, उथले और अशिष्ट व्यक्ति है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये अशिष्टता के दायरे में आएगी ये चीज, कि आप इतनी भी कड़सी, और आपका क्या लग रहा था उसमें, फौज है आपके पास, तो एक देश का प्रधानमंत्री किन्हीं कारणोंवश आपके उसमें रुका हुआ है। तो लेकिन इनको इस चीज की परवाह नहीं है, इनकी अपनी तरह की, मैंने बताया ना, इस देश की विदेश नीति प्रधानमंत्री की विम्स एंड फैंसीज, जो उनके जी में आता है, उनको ये अच्छा लगता है तो ये शुरू हो जाते हैं, वो अच्छा लगता है तो वो शुरू हो जाते हैं। अभी अमेरिका बुरा लगने लगेगा तो अगर बाइडेन ने कुछ टांग खींच दी इनकी, तो जयशंकर बाइडेन का को आज गालियां स्टेटमेंट आया है, जी। मतलब अब चीन ने भी धिक्कार दे दिया, रूस ने भी धिक्कार दे दिया, तो अब क्या कहते हैं, रोज वेस्ट को एक प्रवचन देते हैं जयशंकर जी कि वो अपना देखें, अपना देखें, अपना। आज कहते हैं वेस्ट इतना बुरा नहीं है। क्यों? आज वो भी तुम्हें धिक्कार रहे हैं और ये भी धिक्कार रहे हैं, तो आज तुमको अपनी औकात याद आ रही कि तुम हो कहां पे, तो विदेश मंत्री या कुछ और हो। मीनू जैन जी, और जयशंकर जी ये भूल गए मोदी जी के प्रभाव में आगे कि वो विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिनेश जी आप तो जानते ही हैं कि विदेश सेवा के अधिकारी जो आईएफएस, उनकी भाषा मतलब एक मॉडल होती है, जिनको अगर रिफाइंड इंग्लिश सीखनी है तो कि वो किस तरह की इंग्लिश लिख रहे हैं, किस तरह की इंग्लिश बोल रहे हैं, वो एक लोगों के लिए रोल मॉडल होता है जो एस्पायरिंग होते हैं लोग। तो लेकिन उन्होंने वो तो, आपको ध्यान होगा हमारे जयशंकर जी तो वो ग्रेटा थनबर्ग से लड़ पड़े थे ट्विटर पे, वो किसान आंदोलन के दौरान टूल किट को लेके उन्होंने उसको ही लेक्चर, उससे भिड़ रहे थे बच्ची के साथ। एक इन्वायरमेंट सॉरी एक इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट के साथ भिड़ रहे थे एस जयशंकर साहब, हमारे विदेश मंत्री। मैं आपकी जो ये आज का टाइटल है, मैं इस पे बोलना चाहती हूँ। देखिए, ये देश की संसद, जो अभी मेरे से पूर्व सभी पैनलिस्टों ने कहा कि भाई जरूरत क्या पड़ी। देखिए, नीदरलैंड की संसद जो है वो 13वीं शताब्दी में बनी थी और आज भी यूज में है। इटली की संसद 1505 में बनी, आज भी यूज में है। ब्रिटेन की संसद 1840 में हाउस ऑफ कॉमन्स बना, 1870 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स बना, आज भी यूज में है। इसी तरीके से आपका ये जो यूएस की संसद है वो तो 200 साल पुरानी हो गई। एक हमारी संसद में ऐसी जगह की कमी हो गई या ऐसा कैसा जीर्ण शीर्ण हो गया। रेस्टोरेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है क्या, रेनोवेशन नाम की चीज नहीं होती है क्या बिल्डिंग्स का। लेकिन अपनी अगर आपको हेरिटेज को संभाल के रखना हो, आप अमेरिका ब्रिटेन की संसद की जो आप देखेंगे उनकी जो फुटेज वगैरह आती है, आप देखेंगे कि कितना सट सट के बैठे होते हैं एमपीज। इवन प्रधानमंत्री भी ऐसे बैठा रहता है बीच के। वो तो बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, और बहुत एडवांस कंट्रीज हैं। लेकिन वहां भी उन्होंने अपनी जो होता है अपनी हेरिटेज को बचाने की बात की जाती है कि ये जो संसद है, ये बताया जाता है कि 64 योगिनी मंदिर जो मध्य प्रदेश में है, एक नहीं कई मंदिर है, लेकिन उस 64 योगिनी के मंदिर की जो कल्पना है, जो उसकी रचना है, इसी तरह सर्कुलर है और लगभग इसी तरीके का उसका ये है आर्किटेक्चर, उसकी अनुकृति है एक तरीके से। तो आपके देश की जो सांस्कृतिक विरासत जो आप G20 में दिखा रहे थे, वो तो उसका सीधा जीता जागता प्रमाण है। उसको कुछ भी करके रेस्टोर किया जाना चाहिए था, कुछ भी करके उसमें रेनोवेट करते, कोई स्पेस को निकालते, कुछ भी करते। और आपने जो नई संसद बनाई उसमें वो भी तो कहते हैं कि उसमें लीकेज शुरू हो गई थी, पानी छूटने लगा था। आपने वो क्या सोमालिया की कॉपी है, सोमालिया की संसद की कॉपी कर ली भाई, हिंदुस्तान की कॉपी कर लेते कुछ। अंग्रेजों ने तो हिंदुस्तान की कॉपी की, लेकिन हम तो सोमालिया कॉपी कर रहे हैं। और इसमें और मैं कहना चाहती हूँ, वो पत्रकारों को याद कर रहे थे जिन्होंने संसद को कवर करी। इतना पाखंड मतलब संसद को कवर करने वाले पत्रकारों को आप अंदर नहीं जाने देते, लॉटरी सिस्टम लगा रखा है आपने। और उसमें भी जो इनके विशेष पत्रकारों के ऊपर, जिनका इनके ऊपर वरद हस्त है, जिनके ऊपर,
उनको जाने देते हैं अंदर। अधिकतर जो संसद की कवरेज करने वाले पत्रकार हैं वो सब इस बात की शिकायत करते हैं और वहां बता रहे हैं कि मतलब इतना पाखंड, क्योंकि इनको पता है कि ये स्पीच दुनिया देखेगी, तो उसमें सारी गुड़ी गुड़ी बढ़िया बढ़िया चीजें उसमें वो बोल रहे हैं। महिलाओं की बात कर रहे हैं, इतनी महिलाएं, 600 महिलाएं, 800 महिलाएं। इसी संसद के अंदर आपने एक विपक्ष की महिला को शूर्पणखा कहा था, उसकी हंसी की तुलना आपने शूर्पणखा से आपने की थी। आप अंबेडकर जी को याद कर रहे हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर को आप याद कर रहे हैं कि उन्होंने बनाया संविधान, लेकिन आपकी ट्रोल आर्मी और आपकी आईटी सेल तो कहते हैं बाबा अंबेडकर तो एक महज क्लर्क थे, संविधान को लिखने वाले, खाली बनाया बनाया कुछ नहीं है। मतलब कौन सी बात सही है, जो आप संसद में खड़े होके बोल रहे हैं या जो आप अपने आईटी सेल से बुलवाते हैं? और रही बीमार की बात, उन्होंने कहा बीमार भी सांसद आए, डॉक्टर बराबर में खड़ा रहा। मनमोहन सिंह जी आए थे अभी संसद में, राज्यसभा में, बिल के पैसेज के टाइम, उस वक्त उनको कितनी भयानक रूप से इनके आईटी सेल ने, अमित मालवीय ने और सारे मंत्रियों ने ट्रोल किया था कि व्हील चेयर पे बैठ के आए हैं, और मोदी जी गुणगान कर रहे हैं कि संसद के प्रति इतनी निष्ठा की, अपना कर्तव्य इतना निभाने। आज व्हील चेयर वापिस याद किया उन्होंने कि यहाँ तो व्हील चेयर भी लोग आए हैं अटेंड करने को, आज भी याद किया है। लेकिन बता कौन मरा है, दिखा ये रहे कि देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखो कितने बीमार प्रधानमंत्री, संसद सदस्य भी यहाँ आते हैं और फिर बोल रहे हैं कि हम यहाँ कुछ भी बोले बाहर कड़वाहट नहीं होती। हम आप अंदर क्या क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा मणिपुर के मुद्दे पे, उससे पहले 2 घंटे तक, मणिपुर के मुद्दे पे आने से पहले 2 घंटे तक गांधी परिवार को कोसते रहे, वो नेहरू को कोसते रहे, कांग्रेस को कोसते रहे, और फिर कहते हैं कड़वाहट ना रहे बाहर। और आप कौन सी कड़वाहट, आप तो बाहर भी चुनावी रैलियों में उसी तरीके से बोलते रहते हैं। और एक चालाकी और देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम फ्लीटिंग, उड़ते उड़ते से ले दिया। ये नहीं बताया नेहरू ने इतनी सदाशयता दिखाई कि जो पहली मंत्रिमंडल का गठन किया उसमें ये कहा कि आजादी का फल सबको चखना चाहिए, जो आजादी मिली है उसके मीठे फल है जो, तो उन्होंने अपने विपक्ष के नेताओं को भी शामिल किया जो उनके विपक्ष में थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उन्होंने यहाँ पे मैं एक फैक्ट बताना चाहूंगा यहाँ पे दर्शकों को, जो शायद उन्हें ज्ञात ना हो। भारत की पहली सरकार जो पंडित नेहरू के अंतर्गत बनी थी, वो सरकार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, मैं आपको बताऊं, वो नेशनल गवर्नमेंट थी जिसमें सभी तबकों के लोगों को शामिल किया गया। इट इज नेवर नोन एज अ कांग्रेस गवर्नमेंट। कांग्रेस गवर्नमेंट तब आती है जब भारत के अंदर पहला आम चुनाव होता है 1952 के आसपास, तब कांग्रेस जीतती है, वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी। तब तक भारत का जो सरकार थी वो नेशनल गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं थी। दूसरी बात, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका भी निर्वाचन नहीं किया जाता है, वो भी नॉमिनेटेड टाइप के, एक तरह से मैं बताऊं पूरे के पूरे हैं। तो उनको भी इसलिए किया गया था कि वो कांग्रेस के नेता नहीं थे बल्कि एक महान व्यक्तित्व थे। उसके लिए इस बात को लोग नहीं जानेंगे, वो कांग्रेस का 5 साल का राज नहीं है, वो नेशनल गवर्नमेंट है। इसलिए उसके अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कई अन्य तत्व, जिसमें अंबेडकर साहब भी आते हैं और बहुत सारे और दलों के लोग थे, वो भी उसके अंदर आते हैं, जिसमें जयपाल मुंडा भी है, जिसमें राजकुमारी अमृत कौर भी है, ना जाने कितने महानुभाव आते हैं। तो लोगों के भ्रम निकाल लेना चाहिए, जिनको इस बारे में ज्ञान नहीं है, इतिहास पढ़ लें। जी बिनू जी, लास्ट टाइम कहिए। तो जैसे आपने कहा राजीव गांधी का तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया। जो 18 साल उम्र की बात कर रहे थे वोट देने की एज की, वो राजीव गांधी के समय में ही हुआ था। पता उन्होंने जो ये आईटी रेवोल्यूशन, पंचायत राज, क्या क्या नहीं, बहुत छोटे छोटे बहुत सारे वहां पे, और पंचायत राज में महिलाओं को आरक्षण, वो सब राजीव गांधी के समय की देन है। बहुत सारी चीजें राजीव गांधी के यहाँ छोटी छोटी हुई, लेकिन वो छोटा दिल, बस मैं ही मैं